हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जो बीए का कला वर्ग का पेपर है, बीएड में आखिर कैसा आता है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन क्या तीनों साल से होते हैं, पूरा आप पेपर देख लीजिए। ऐसा हूबहू पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, जैसा कि एग्जाम का प्रीवियस ईयर हमने लिया है, पेपर आपको ऐसे मिलने वाला। तो जानते हैं आखिर कैसा पेपर आएगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, पूरे 50 क्वेश्चन है, पूरा पेपर आप जरूर देखें। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटी से आया था कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। अब यहां से उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा जिन लोगों ने जीके जीएस की प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट में कर रखी। अब भारत का संविधान पूछा गया अंगीकृत कब होता है, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। अब पूछा गया अंगीकृत या पूछा जाए अपनाया गया। अंगीकृत पूछे या अपनाया गया एक ही बात होती है, तो अपनाया गया या अंगीकृत पूछा तो कब होता है, 26 नवंबर 1949 को होता है। अगर पूछा जाता सर लागू कब हुआ था, तो लागू अगर पूछ ले तो सर कब होता है, तो लागू आपका 26 जनवरी 1950 को होता है। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, यह प्रश्न देखिए पूछा गया। अब संवैधानिक निकाय क्या होता है, जिसका उल्लेख सर संविधान में होता है, संविधान के अनुच्छेद में होगा, वह क्या होते हैं सर, संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। सर संविधान में उल्लेख होना चाहिए, तो बिल्कुल संविधान में किसका उल्लेख है सर, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में है सर, अनुच्छेद 315 में हो जाता है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो जाता है। सर इसका मतलब यह क्या हो गया, संवैधानिक आयोग हो गया। अगर बात करते हैं सर निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में हो जाता है, अर्थात यह भी क्या हुआ सर, संवैधानिक निकाय हो गया। अब बात करते हैं सर भारतीय अनुसूचित जाति आयोग की, क्या करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग की, तो यह किस में है सर, 338A में है। किस में है, 338A या 338 का में मिल जाता है। तो ये क्या हो गए सर, तीनों क्या हो गए सर, संवैधानिक निकाय हो गए। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका आयोग का आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका संवैधानिक निकाय आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। जिस बुक से हमने क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर का, उस बुक में क्वेश्चन गलत दिया गया था, तो बुक भी आप पढ़ें तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर ही क्वेश्चन को देखें। बाह्य आक्रमण, वित्तीय संकट, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं सर, किसमें होता है, अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है सर, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अगर बात करते हैं सर 356 में क्या होता है सर, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगर सर 360 में, अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है सर, वित्तीय आपातकाल लगता है। अब सर इसमें पूछा क्या गया, किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, तो वित्तीय संकट, अर्थात जब आर्थिक संकट होता है तब क्या लगता है सर, वित्तीय आपातकाल लगता है, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस व्यवस्थापिका के उच्च सदन का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब बात करते हैं सर राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो आपका होता है सर, राज्यसभा को हम जानते हैं कि उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं सर, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या होता है, गठन होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए सर, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। सर राज्यसभा को और क्या कहा जाता है सर, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। पूछा क्या गया कि किन राज्यसभा जो है 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है, तो भारत में तो आपको पता था कि सर भारत की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन यहां पर देखो भारत फ्रांस दिया गया, भारत और फ्रांस दिया गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रांस भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस भी हो जाएगा। तो फ्रांस की राज्यसभा को क्या कहते हैं सर, सीनेट कहते हैं, और वहां के सदस्यों का कार्यकाल भी क्या होता है सर, 6 वर्ष होता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है, आशा है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जा करके आप जो भी क्लासें अपलोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपलोड क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता। चुनाव आयोग की बात करते हैं सर, तो 324 में क्या होता है सर, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग आपका हो जाता है। अगर नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव नहीं करता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, पंचायत का, संसद सदस्य का।
तो देखिएगा इसमें क्या होगा, पंचायत आपका हो जाएगा। तो पंचायत सर भारत का निर्वाचन आयोग कौन करेगा, तो इसे इसका कौन करता है सर, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव करता है, जबकि भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। उद्देशिका में उल्लेख नहीं है सर, उद्देशिका ही क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। उद्देशिका ही क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। और उद्देशिका प्रस्तुत किसने किया था, 13 दिसंबर 1946 को कौन पेश करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। यही क्या कहलाती है सर, प्रस्तावना कहलाती है। अब उद्देशिका में सर किसका उल्लेख नहीं है, संप्रभु, संघात्मक, समाजवादी या गणतंत्र। 6 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा। तो बात करते हैं सर, संप्रभु की तो उल्लेख हो जाता है, समाजवादी हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है, जबकि संघात्मक का उल्लेख आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ। ईवीएम का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होगा आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। अब सर प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, तो प्रथम बार तो वैसे तो केरल में किया गया था, लेकिन 1982 में। कब किया गया था, प्रथम बार पूछा जाए तो केरल 1982 में किया था। लेकिन भारत में प्रयोग प्रथम बार अगर ऐसे पूछा जाए तो इसमें 1998 में किया गया था। कहाँ किया गया था, इसी मुताबिक के जो एग्जाम में पूछा गया था, इसके मुताबिक 1998 में हो जाएगा। लेकिन 1982 में अगर पूछा जाए प्रथम बार तो 1982 में, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से 1998 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। अब देखिएगा शुद्ध वर्तनी का भी प्रश्न पूछा गया, हिंदी का प्रश्न पूछा गया। अब हिंदी जिन लोगों ने नहीं ले रखी थी तब भी प्रश्न आएगा, क्योंकि पेपर 2 है। इसमें आपके बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं वह होंगे, ना कि आपके चुने हुए आधार पर। तो देखो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा, लहू लुहान होगा, लहू लोहान होगा, लोहू लुहान होगा या लहू लुहान। तो बात करते हैं सर, लहू लुहान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हिम तनया में समास कौन सा। समास की बात करते हैं सर, समास का अर्थ क्या होता है, देख लो हिंदी का प्रश्न है। सर समास का अर्थ की बात करते हैं तो समास का अर्थ जो होता है सर, संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है, संक्षेप बोले या संक्षेपीकरण हो जाता है। सर समास के भेद कितने होते हैं, सर 4 या 6 होते हैं। कितने होते हैं सर, 4 या 6 होते हैं। 4 या 6 दोनों आ जाए तो 6 लगाना है, या तो आपके 4 होंगे या 6 होंगे, तो 6 आपके माना जाता है। 6 आयोग ने भी माना। तो हिमतनया में समास सर कौन सा होता है, तो हिमतनया की बात करते हैं सर, ये तीसरा अर्थ दे रहा है। तनया का अर्थ सर क्या होता है, तनया का अर्थ पुत्री हो जाता है, और हिम का अर्थ क्या होगा, हिम की पुत्री या हिमालय की पुत्री। तो हिम पुत्री कौन हो जाती हैं सर, पार्वती हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं, पार्वती हो जाती हैं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास आपने चाहे जहां पढ़ रखा हो, कहीं से भी पढ़ रखा होगा तो क्लियर होगा सर, तीसरा अर्थ जो दे दे वह क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होगा, जो तीसरा अर्थ दे दे। अगर संख्या में मिल जाए 0 से 9 तक संख्या अगर मिल नहीं हो, जैसे चौराहा मिल जाए, तो क्या होता है सर, आपका द्विगु समास होता है। अगर पूछा जाए सप्तऋषि कौन सा समास होता है, तो सप्तऋषि आपका कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। पूछा जाए नवरत्न कैसा समास है, तो नवरत्न भी आपका द्विगु समास हो जाता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पहली बार से ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। तो आंखों का काजल चुराना, देखो मुहावरे का प्रश्न है, काजल की सफाई से चोरी करना, काजल का व्यापार करना या आंखों से प्रस्ताव रखना। तो देखो आंखों से काजल चुराना या आंखों का काजल चुराने का अर्थ क्या होगा, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो आंखों से काजल चुराना का अर्थ यहां पर हो जाएगा सफाई से चोरी करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुस्तर शब्द का पर्याय। दुस्तर शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, पर्याय या अर्थ बताइएगा। जो अच्छे स्तर का ना हो, जिसे भेजना कठिन हो, जिसको पार जाना कठिन हो, या दोहरे स्तर वाला। काफी अच्छा प्रश्न है। तो जिसके पार जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है सर, दुस्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द बताइएगा। सर तद्भव शब्द क्या होते हैं, सर हिंदी के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं सर, हिंदी के शब्द होते हैं। तत्सम की बात करते हैं सर, संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं।
सर अब तद्भव शब्द बताइए, प्रहर होगा, पक्ष होगा या पहर होगा या पक्ष होगा, बताइएगा। सर 12 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर आपका सही होगा। सर प्रहर जो आपका ये दिया गया था, ये सब सर प्रहर क्या होता है, ये तत्सम शब्द होता है। क्या होता है, तत्सम तब शब्द होता है। जबकि पहर जो दिया था ये आपका क्या हो जाता, ये तद्भव शब्द हो जाता। तो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया था तो पहर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है। पूछा गया है ऐसा आदमी नहीं देखा, तो पूछा क्या जा रहा है कि ऐसा कैसा शब्द है। देखो ये ऐसा जो है ये कौन सा शब्द है, सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय है या सार्वनामिक विशेषण है। 13 का उत्तर दीजिएगा और उन सभी के पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा जो कला वर्ग से हैं और एग्जाम देने जाएंगे। तो देखो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ऐसा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दान की बछिया सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते, धान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता, या दांत की उम्र देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती। 14 का उत्तर देखिएगा, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, तो इसका क्या अर्थ होता है, तो क्या होगा, मुफ्त की वस्तु के गुण और गुण नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्चस्व का समानार्थी शब्द आपको बताना है। सर वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होगा, सफलता होगा, प्रबल्य होगा, विजय होगा या अधिकार होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो वर्चस्व का समानार्थी जो आपका हो जाएगा प्रबल्य हो जाएगा, या प्राबल्य भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश का भी प्रश्न आ चुका है और इंग्लिश भी प्रश्न पूछी जा चुकी है कला वर्ग में। अब बोलेंगे सर इंग्लिश नहीं लिया था, तो इंग्लिश नहीं लिया था तब भी प्रश्न 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना था और अच्छा वर्ड बन जा सकता था। ही इज टू, फिर अंडरलाइन था, टू बी डिसीव्ड इजिली, स्ट्रांग होगा, इंटेलिजेंट होगा, काइंड होगा या हॉनेस्ट होगा। वह भी जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, इसका अर्थ आप निकालेंगे, वह भी जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पर इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजिली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। इसमें 1 वर्ड का क्वेश्चन देना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड बताना है। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपुल क्या होगा, इमिग्रेशन होगा, माइग्रेशन होगा, एग्जोडस होगा, एग्जाइल होगा। 17 का उत्तर दीजिएगा। अगर इसका अर्थ सर क्या होगा, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपुल, अर्थात बड़े पैमाने पर लोग जो प्रस्थान करते हैं, जो लोग जाते हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा सर, क्या हो जाएगा, एक्सोडस हो जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे, पलायन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, पलायन कह सकते हैं। बड़े स्तर पर लोगों का ट्रांसफर होना या लोगों का प्रस्थान करना क्या होता है, पलायन कहलाता है। एक्सोडस हो जाएगा, एक्सोडस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पोयम रिटन ऑन दी डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लास्ट। देखिएगा 1 वर्ड आपको बताना है, ए पोयम रिटन ऑन दी डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लास्ट। इपिक होगा, एलिजी होगा, सोनेट होगा, एडी होगा। देखिएगा 18 में क्या होगा, जैसे अपने प्रिय के खोने पर कुछ एक लिखना तो क्या कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिजी हो जाएगा, शोक गीत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शोक गीत कह सकते हैं, उसकी याद में कुछ लिखना। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज दी वर्ड अपोजिट। अब इसमें अपोजिट बताना है, कॉमिक का अपोजिट क्या होगा। कॉमिक का अर्थ क्या होता है सर, हास्य हो सकता है, हरास होता है, हास्य जन हो सकता है। तो सर इसका अपोजिट क्या होगा, तो ट्रेगिक हो जाएगा। ट्रेगिक क्या होगा, दुख पहुंचाने वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब्जुकेट। सब्जुकेट पूछा गया है, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो सब्जुकेट क्या होता है, वश में करना, और लिबरेट क्या होगा, मुक्त करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट दी गिवन अल्टरनेटिव चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग वर्ड। इसकी मीनिंग आपको बतानी है कि इसके जो सेम समानार्थी शब्द जिसे हिंदी में कह सकते हो क्या होगा। सर हिटेशियस का अर्थ आखिर क्या होता है, सर अंतराल होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गैप का भी अर्थ क्या हो जाता है, अंतराल हो जाता है। समान वर्ड मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनकैनी का अर्थ क्या होगा। अनकैनी का अर्थ क्या होता है, इसके समान कोई वर्ड देखिएगा। तो सर अनकैनी क्या होता है, अलौकिक होता है। और स्ट्रेंज क्या
हो जाता है सर, अनोखा हो जाता है। स्ट्रेंज क्या होता है? अनोखा। इतिहास का, अभी हिस्ट्री का प्रश्न मिल रहा है, इंग्लिश के प्रश्न मिल गए, हिंदी के प्रश्न मिल गए, पॉलिटी मिल गई, अब देखो हिस्ट्री भी पूछी गई थी। इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है कल्हड़, हेरोडोटस, जस्टिन या हाल। तो इतिहास के जनक कौन होते हैं? हेरोडोटस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 24। बिंबसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम है? जीवक, चरक, सुश्रुत या चनाल स्वामी। बिंबसार का प्रश्न पूछा गया है, तो देखो हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो सर हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बिंबसार होते हैं। तो 24 का उत्तर दीजिएगा। बिंबसार के राजकीय वैद्य का सर क्या नाम था? तो जीवक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? अश्वमेध का संपादन किया था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या नरसिंहगुप्त। 25 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश के संस्थापक आप सभी को पता होगा सर, संस्थापक कौन होते हैं? देख लो, श्रीगुप्त होते हैं। कौन होते हैं? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक सर कौन होते हैं, इसमें गलती मत करना, वास्तविक जब पूछा जाता है तब कौन होते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, लेकिन संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त होते हैं। अश्वमेध का संपादन किसने किया था? तो देख लो, अश्वमेध का संपादन कौन करते हैं? समुद्रगुप्त करते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। किससे दी जाती है? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और किसने दी थी? B.A. स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? B.A. स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अब भारतीय नेपोलियन से एक प्रश्न पूछा गया, और एक प्रश्न पूछा जाता है, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? तो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? वेदों की संख्या कुल 4 होती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। नवीन वेद आपका क्या होता है? सर अथर्ववेद होता है। और त्रिवेद में सर शामिल कौन सा वेद नहीं है? वह भी आपका क्या होता है? अथर्ववेद होता है। पूछा गया प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। 26 का उत्तर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यज्ञ संबंधी प्रावधान पूछे तब भी आपका क्या होगा? यजुर्वेद होगा। वेद से रिलेटेड हमने क्लास पढ़ा रखी है, आप वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा स्थल अपने गोतीवाड़े के लिए प्रसिद्ध था, आखिर वह कौन सा हड़प्पा स्थल था? मोहनजोदड़ो या रोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो को सर क्या कहा जाता है? सर मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा देख लीजिए। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सर हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सर रावी नदी के किनारे। एकमात्र बंदरगाह कौन था? सर लोथल था। वह भी कहां पर था? गुजरात में था। एक प्रश्न पूछा जाए सर कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा आपका कहां पर हो जाता है? सर राजस्थान में हो जाता है। और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल कहां? गुजरात में। तो सर यहां से पूछा क्या गया? गोदीवाड़ी के लिए प्रसिद्ध था, तो वह लोथल था, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। और यह बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, स्वर्ण नामक भारतीय मुद्रा का भार क्या था? स्वर्ण नामक भारतीय मुद्रा का भार क्या भार था? 20 रत्ती, 32 रत्ती, 80 रत्ती या 100 रत्ती। देखो इस प्रश्न को आप शायद कर पाएं अगर हिस्ट्री पढ़ रखा होगा अच्छे से, तो 80 रत्ती होता है। और ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनके बारे में आपको ना पता हो या जानकारी ना हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको पूरे 50 नहीं करने, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के बीच आपको यहाँ से स्कोर करना है। शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने आगे बढ़ाया क्या कहलाई? रुपया, दीनार, असरफी या मोहर। देखिएगा, अगर यहां से शेरशाह द्वारा पूछा जाए तो शेरशाह का बचपन का नाम पूछा जाता है, क्या था? तो फरीद था। बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां हो जाता है। अगर पूछा जाए सर इसका मकबरा शेरशाह का कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। कहाँ पर हो जाता है? सासाराम बिहार में क्या हो जाता है? शेरशाह का मकबरा हो जाता है। और जबकि फरीद पूछा जाए बचपन का नाम हो जाता है। शेरशाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा किसको आगे बढ़ाया? वह क्या कहलाती है? मुगलों ने जो चलाया था, रुपया कहलाती है, जिसको आज भी हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से
कि जिसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है, जिसमें मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती वन है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 30 का उत्तर दीजिएगा तो कौन सा उत्तर होगा सर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? भूकंप या ज्वालामुखी या वलित पर्वत या महासागरीय धाराओं। पूछा जाता है कि भूकंप के मापन किससे किया जाता है? तो सर सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन किसी यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, अब की बार भी बनेगा प्रश्न, नोट कर लो सिस्मोग्राफ। अब यहां से विवर्तनिकी से नहीं है, यह प्रश्न आपको बताना था। 31 तो क्या होगा? महासागराओं की दिशा हो जाएगा, जो कि प्लेट विवर्तनिकी से संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जियोग्राफी के प्रश्न ही है। कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं? गुरु शिखर, धूपगढ़ या माल्यागर या महेंद्र? कौन सी चट्टानें सर प्राथमिक चट्टानें होती हैं? प्राथमिक चट्टानें आपकी होती हैं। यहां से प्रश्न ये दूसरा था, ये देखिएगा यहां पर ये क्या था, ये प्रश्न ये वाला नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें? ये प्रश्न आपका जो था कि सब कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? देखो 32 का लिख लो प्रश्न। कौन सी चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताना था आपको इस प्रश्न में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो सर कौन सी होगा? गुरु शिखर होगा, धूपगढ़ होगा, माल्यागिरी होगा या महेंद्री? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा था तो क्या हो जाता सर? धूपगढ़ हो जाता। और धूपगढ़ कहां पर है सर? एमपी में हो जाती। कहां पर? एमपी में हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें? अवसादी चट्टानें, कैंतरित चट्टानें, आग्नेय या सरोवरी? तो प्राथमिक चट्टानें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप रचित बृहद ज्वारीय लहर को कहते हैं? ज्वारीय लहर, प्रवाह, विशाल लहर या सुनामी? 34 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो सुनामी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? पवन की दिशा परिवर्तित होती व्यापारिक पवनों के द्वारा, मानसूनिक पवने या इनमें से कोई नहीं, या जल स्थल समूह? 35 का उत्तर दीजिएगा। तो जल स्थल समीर के द्वारा क्या पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा। 36 का उत्तर आपको देना है, कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो कन्याकुमारी की बात करते हैं सर, कहां पर हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। अगर बात करते हैं सर ऊटी, तो ऊटी कहां पर है सर? ऊटी आपका कर्नाटक नहीं होगा सर, ऊटी कहां पर होता है? अगर बात करते हैं सर ऊटी की, तो ऊटी भी आपका कहां पर होता है? तमिलनाडु में हो जाता है। काजीरंगा की बात करते हैं सर, काजीरंगा कहां का है? असम का हो जाता है। सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल भी हो जाता है। जबकि ऊटी कर्नाटक में ना कि तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ईड अहम और ईड अहम para अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो ये कौन हो जाते हैं सर? सिगमंड फ्रायड होते हैं। कौन होते हैं? सिगमंड फ्रायड होते हैं, जिन्होंने इड अहम और para अहम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि फ्रायड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जनकिकी के जनक कौन है? जनांकिकी के जनक कौन है? माल्थस, निम्कॉफ, गोल्डन, क्रियन। 38 का उत्तर दीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ट्रेंड करने को मिल सकता है। सर जनांकी के जनक कौन हो जाते हैं? ग्रेयांट हो जाते हैं। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है सर? क्या पूछा जाता है? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो वह किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत किससे संबंधित? माल्थस से संबंधित, माल्थस से हो जाता है। अगर पूछा जाए सर जनसंख्या किस सूची का विषय, तो जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का विषय। किस भी सूची का विषय? समवर्ती सूची का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है सर? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या है? क्षेत्रीय कार्य, सर्वे कार्य, ज्ञान का स्रोत या क्रिया पद्धति? 39 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? ज्ञान की मीमांसा का बात करते हैं तो सर क्या हो जाता है? ज्ञान का स्रोत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्या है?
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, संघीय संरचना, केंद्रीय संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं सर पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन किसका है, मैक्स वेबर का, एमिल दुर्खिम का, अगस्त क्राम्ट का, सेंट साइमन का, कि समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, एक कथन किसका है, तो किसका हो जाता है, एमिल दुर्खिम का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग की सीमांत प्रवेश किसके बीच स्थित होती है, 0 से 1 या 0 से इनफाइनाइट या 1 से इनफाइनाइट, या बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें बात करते हैं सर उपभोग की सीमांत प्रवेश किसके बीच हो जाएगी, तो ये मांग का है प्रश्न, इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ जाता है, मांग और उपभोग से संबंधित होता है, तो 0 से 1 के बीच हो जाता है। अब जो इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हैं उनको क्लियर होगा, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखे उनका गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है, पद में परिवर्तन, सामूहिक प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, व्यक्तिगत प्रक्रिया। अगर 43 की बात करते हैं सर संस्कृतिकरण होता क्या, जो निम्न जातियां हैं, निम्न जातियों का ऊपर अपने स्तर से ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। निम्न जातियों का अपने स्तर से ऊपर उठना संस्कृतिकरण कहलाता है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा। संस्कृति के बारे में अर्थात सामूहिक प्रक्रिया होगी, सब लोग उठ रहे हैं, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होगी, व्यक्तिगत प्रक्रिया होगी, लेकिन पद में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, स्तरीकरण क्या है। स्तरीकरण क्या है, सामाजिक सहयोग है, सामाजिक पारस्परिकता है, सामाजिक असमानता है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा है। 44 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो सामाजिक क्या हो जाएगा, आपका स्तरीकरण पूछा गया रहा है, तो सामाजिक असमानता ही क्या हो जाएगा, स्तरीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, तो दूध की आय लोच क्या होगी। ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो सर इसका कोई फार्मूला होता है, हाँ जी, तो फार्मूला क्या होता है, अगर बात करते हैं आय लोच की, मांग की आय लोच का फार्मूला क्या होता है, मांग की आय लोच का फार्मूला नोट कर लो, शायद क्वेश्चन में आ जाए। तो मांग की आय लोच का फार्मूला क्या होता है, सर मांग की मात्रा होता है, क्या होता है, मांग की मात्रा होता है, आय लोच का मांग की मात्रा होता है, फिर आपका क्या होता है, आय की मात्रा, मांग की मात्रा और आय की मात्रा, मांग की मात्रा बटा आय की मात्रा क्या होता है, आय की लोच होता है। सर मांग की मात्रा, तो देखो दूध की मांग में 25% की वृद्धि, तो मांग में कितनी मात्रा, 25 की वृद्धि। सर आय में वृद्धि, सर आय की मात्रा में वृद्धि कितना, 50, तो इसको अब जब आपको 25 का 25 25 2 1/2 आएगा, अर्थात 0.5% की आय लोच होगी। तो मांग की मात्रा बटा आय की मात्रा, यही कर दो, बस प्रश्न का उत्तर आ जाता है लोच का। नेक्स्ट देखो, ब्याज की ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में अगर वृद्धि किया जाए तो ऋण योग्य धनराशि की मांग क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी, नहीं बदलेगी या निर्धारित। अगर ब्याज की दर जो है, रेट है, मान लीजिए 3% था और 3% से हमने क्या कर दिया, 30% कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ब्याज लेना सब बंद कर देंगे या धनराशि क्या होगी, तो कम होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है, ये आवश्यक वस्तुएं भी हो जाती हैं। सर आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, सर स्थानापन्न होंगी, पूरक वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, सामान्य। सर आपकी क्या है, जिनकी मांग उपभोक्ता की आय आपकी बढ़ी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, अर्थात जो आवश्यक वस्तुएं हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उनकी डिमांड वास्तविक रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता अधिशेष से संदर्भित करता है। उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच अंतर, राशि जिसका भुगतान वास्तव में उपभोक्ता करता है, वस्तु की कीमत तथा वस्तु की लागत का अंतर, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच अंतर। 48 देखिएगा क्या आपका हो जाए। अगर बात करते हैं सर 48 में आखिर इसमें है क्या, तो देखो उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है वास्तव में उसका भुगतान करता है, उसका बीच जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है, सर कौन सी विशेषता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाक्रेताधिकार या द्वैधिकार। 49 का उत्तर दीजिएगा कौन सा उत्तर हो। अगर बात करते हैं सर किंकड़ मांग वक्र की तो आपका क्या हो जाएगा, अल्पाधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अल्पाधिकार क्या होता है? जहां पर सर थोड़े विक्रेता होते हैं, किसी वस्तु के थोड़े विक्रेता हों वह क्या होता है? अल्पाधिकार होता है। तो किंकड़ मांग वक्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय को किस रूप में कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को किस रूप में कहा जाता है? कारक लागत पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जीएनपी, कारक लागत पर एनएनपी या बाजार मूल्य पर एनएनपी। राष्ट्रीय आय सर होता क्या है? एक वर्ष के अंदर जो वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है वही तो राष्ट्रीय आय होता है। तो यह क्या कहलाएगा? कारक लागत पर एनएनपी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 50 क्वेश्चन पूरे करवाए गए कलावर की। उम्मीद है आशा है पेपर का पैटर्न आपको समझ में आया हो। चैनल पर नए थे पूरी क्लास देखिए, और जो रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड है वह भी क्लासों को देख डालिए। तो चैनल पर नए थे तो वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो एग्जाम में अपेयर होने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।